is defined in a much comprehensive way. Historically speaking, the national security of the country was primarily focused on the physical security, but this time in this document the focus is on all the possible aspects of security, whether it's a human security, whether it's a national cohesion, whether it's food security or economic security or foreign policy, etc. In this document, economic security and human security being made as the core of national security. Economic and human security has been made the focal point, the center of national security. In national security, the first key point is economic security. In economic security, there are two major or broader focuses being made in the document. Number one, fiscal management. The problem of fiscal management. One of the key economic security threat being faced by Pakistan has always been fiscal deficit, budget deficit. Successive governments have not been able to make a proper management of the budget of the fiscal year. As expenditures have been higher and collection has been less. For example, in 2021-2022 ये माली साल जो चल रहा है, the newly appointed finance minister claims that the fiscal deficit may be above 5 trillion PKR, 5,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा. If he is right, that would be the highest in the history of Pakistan. In fiscal year 2020-2021, the fiscal deficit was 4 trillion PKR. 4 trillion PKR. In 1920, in fiscal year 1920, हमारे यहाँ जो माली साल है 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे ख़त्म होता है, तो इसलिए 1920, 2021, 2021, 22 हम यूं कह रहे हैं. So 1920 में it was 4.1 trillion. हर साल हमारा fiscal deficit approximately above 3.5 trillion रहा है in the last 1 decade or so. तो फिस्कल मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पा रही, हमारे सक्सेसिव गवर्नमेंट से फिस्कल मैनेजमेंट नहीं हो पा रही. क्यों नहीं हो पा रही? collection has always been less. One key reason, basically सबसे बड़ा रीजन है ही यही, कलेक्शन हमारी हमेशा से कम रही है. आप लोगों को इकोनॉमी में इसकी तफसील में जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूं कि हमने जो कलेक्शन की 2020 में 2021 में
2020-2021 में हमने जो ओवरऑल कलेक्शन की वो 4.7 ट्रिलियन की, 4.7 ट्रिलियन कलेक्शन हमने की। और फिर उसमें से 2.8 ट्रिलियन हमने सूबों को दे दिया। सेंटर ने एफबीआर के थ्रू कलेक्शन कर दी और 2.8 ट्रिलियन आउट ऑफ 4.7 सूबों के पास चला गया। और फिर कोई 1.6 ट्रिलियन हमने फर्दर कलेक्शन की, वो भी एफबीआर ने ही की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो प्योरली सेंटर का हिस्सा बनता है। सेंटर के पास जो टोटल अमाउंट रह गई वो कोई 3.7 ट्रिलियन रह गई, 3.7 ट्रिलियन टोटल रह गई, जबकि एक्सपेंडिचर हमारी कितनी थी? 4.7 ट्रिलियन। मतलब क्या हमारी टैक्स कलेक्शन कम है? टैक्स कलेक्शन क्यों कम हो रही है? वन मेजर रीजन, टैक्स एवेजन एंड अवॉइडेंस। टैक्स एवेजन एंड अवॉइडेंस की प्रॉब्लम है। स्टार्ट कर दे इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज हमारे यहां जो मीडियम लार्ज साइज इंडस्ट्रीज हैं वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन पार्शली रजिस्टर्ड हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन मैनी केसेस वो रजिस्टर्ड नहीं है। बकिया जो बिजनेसेस हैं लाइक रिटेलर्स वो रजिस्टर्ड हैं लेकिन पार्शली रजिस्टर्ड रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा वुड वर्क रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड नहीं है। एक लंबी लिस्ट है। इसी तरीके से होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की बात करें, इसी तरीके से फिर यानी जो बड़े हैं वो रजिस्टर्ड हैं या पार्शली रजिस्टर्ड हैं। जो छोटे होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है मोस्टली। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इसी तरीके से रियल एस्टेट की बात करें, या तो पार्शली रजिस्टर्ड है या सिरे से रजिस्टर्ड नहीं है। सो टैक्स एवेजन हो रही है, टैक्स अवॉइडेंस हो रही है। इसी तरीके से फिर हमारी कलेक्शन कम हो रही है, ये मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है? दैट इज डेट सर्विसिंग, कर्जा वापस करना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पिछले साल जो हमारा बजट था यानी 2021 का 7.3 ट्रिलियन हमारा बजट था। 7.3 ट्रिलियन बजट था एक्सपेंडिचर पोर्शन, रिमेंबर। और हमने 3 ट्रिलियन कर्जे के लिए एलोकेट किए, यानी 3 ट्रिलियन कर्जे में हमने दिए। इस साल जो माली साल चल रहा है 21-22 में 7.7 ट्रिलियन, जबकि हमारा जो एलोकेशन हमने की इसके लिए क्या नाम है डेट सर्विसिंग के लिए वो 3.4 ट्रिलियन है। 35% प्लस ऑफ द बजट मनी हमारा कहां जाता है? एक्सपेंडिचर पोर्शन ऑफ द बजट कहां जाता है? डेट सर्विसिंग में। तो फिस्कल मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पा रही है। दो बड़ी वजह मैंने बताई, एक तो कलेक्शन कम हो रही है, दूसरा एक्सपेंडिचर लोन जो हम वापस कर रहे हैं वो बड़ा मसला है। इसी तरीके से फिर सब्सिडीज हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है। देयर आर एरियाज जहां पे हमें सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। जो पुअर क्लास है, अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनको सपोर्ट करने के लिए या इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए उनको हमें सब्सिडीज देनी पड़ती है। लेकिन देयर आर सब्सिडीज जो नहीं होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे
द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, और सबसे बड़ा उसमें कौन? PIA, पाकिस्तान एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। दूसरा बड़ा हमारे लिए कौन है? नेशनल स्टील मिल्स कराची, पाकिस्तान रेलवे, द लिस्ट गोज ऑन। ऐसे कोई 32 डिफरेंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिसको स्टेट हर साल बेल आउट करता है। प्रॉब्लम। सो फिस्कल मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पा रही। मैं एहतियातन इसलिए ये चीज़ें इतनी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि इकोनॉमी का बड़ा पोर्शन भी हमारा उसमें कवर हो जाए, वो दोबारा हमें रिपीट ना करना पड़े। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है फिस्कल मैनेजमेंट के बाद? दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी का दूसरा और बड़ा मसला क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कैसे है? सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हमारा आता है बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा। पिछले साल यानी 2021 में हमारा तजारती खसारा था तकरीबन $30 billion, was around $30 billion, as exports were around 27 billion and imports were around 57 billion. उससे पिछले साल हमारा तजारती खसारा था was 27.3 billion, पिछला साल 19-20 में। उससे पिछला साल it was $31 billion, 17-18 में it was 36 billion plus, 36 billion plus। तो हर साल हमें बेतहाशा तजारती खसारे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर फ्लाइट होता है, यानी हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है। हमारे पास इनफ्लक्स कम है, आउटफ्लक्स ज्यादा है, तो हमारे पास उतना डॉलर होता नहीं है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है? डेट सर्विसिंग, कर्जा वापस करना। हमने जो लास्ट 3 फिस्कल ईयर गुजारे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस को जो हमने कर्जा वापस किया है वो अराउंड $29 बिलियन है। स्टेट बैंक को एज ए सोर्स कोट कर रहा हूं। $29 बिलियन हमने वापस किए हैं एक्सटर्नल सोर्सेस को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है। इसका मतलब क्या? डॉलर स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ रही है, डॉलर फ्लाइट है बेतहाशा। हमारे डॉलर रिजर्व्स को ईट अप कर लेता है या स्क्वीज करता है या बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेता है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमें ट्रेड में यानी ट्रेड डेफिसिट और डेट सर्विसिंग में फेस करना पड़ता है। और हुकूमत को सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में मसला नहीं है, या सिर्फ बैरूनी कर्जा वापस करने में प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल सोर्सेस को भी हमने कर्जा पे ऑफ करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर्जा पे ऑफ करना है, कमर्शियल बैंक्स को कर्जा पे ऑफ करना है। यानी कर्जा तो सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं लिया जाता, इंटरनल से भी लिया जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम। उससे एक और बड़ा प्रॉब्लम सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा जो बिजली की मद में है, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इस वक्त 2.3 ट्रिलियन PKR से ज्यादा हो चुका है। 2.3 ट्रिलियन PKR 2300 अरब रुपए से ज्यादा है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्पीकिंग देयर आर 2 की प्रॉब्लम्स। वन इज फिस्कल मैनेजमेंट, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट।
जो इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ने चीज़ें बताई हैं वो ये बताई हैं, उसने ये तफसील नहीं दी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैंने कि सारी बातें करंट अफेयर्स है तो हमने कंटेम्प्रेरी पे यूँ अप्लाई करना है, ये प्रॉब्लम है। अब इन दोनों प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या रहा है, परसिस्टेंट कंटिन्यूअस सोल्यूशन क्या रहा है? एक्वायर लोन ले लो। 2008 से अराउंड इन 2008 इट वाज नियरली 6 ट्रिलियन PKR हमारे ऊपर लोन था। 6 ट्रिलियन PKR हमारे ऊपर टोटल लोन था और $62 बिलियन तकरीबन फॉरेन लोन था। 6 ट्रिलियन PKR ओवरऑल था, $62 बिलियन प्लस माइनस। ये 62 बिलियन को मैं एग्जैक्टली कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और अब कितना है? नियरली 40 ट्रिलियन PKR। 40 ट्रिलियन PKR हमारे ऊपर टोटल कर्जा है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, जिनमें से फॉरेन लोन इज अराउंड $127 बिलियन। $127 बिलियन। तो फिस्कल मैनेजमेंट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। लोन के बगैर ना हमारा बजट बनता है, लोन के बगैर ना हमारे रिजर्व्स स्टेबल रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने जो फोकस किया है इस पॉइंट पे वो क्या है कि हम ये दो मैनेजमेंट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनेजमेंट करेंगे और फिस्कल मैनेजमेंट करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल मैनेजमेंट हम करेंगे। अब इनको हल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट क्या फोकस कर रहा है? द फोकस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, वन, टैक्स कलेक्शन हम बढ़ाएंगे। टैक्स कलेक्शन हम बढ़ाएंगे, जिसको हमने बढ़ाना शुरू भी कर दिया है, जिसमें एक साइजेबल इंक्रीज नजर आ रहा है। और वो कैसे? 17-18 में, माली साल 17-18 में इट वॉज 3.8 ट्रिलियन PKR। 18-19 में अगेन इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम फिगर्स। 18-19 में यही फिगर्स थे। 19-20 में इट वॉज 4.1 ट्रिलियन, तकरीबन कोई 300 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2021 में, 2021 यानी 2021 में इट वॉज 4.7 ट्रिलियन। और इस साल टारगेट जो है यानी 21-22 में, 21-22 में टारगेट जो रखा गया है दैट इज 6.2 ट्रिलियन। 6.2 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे या कर रहे हैं? फिस्कल मैनेजमेंट कर रहे हैं। और वो कैसे? टैक्सेस बढ़ा के, टैक्स रिफॉर्म्स करके, और वो होना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे बड़े बड़े रिफॉर्म्स क्या किए जा रहे हैं? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय FBR। कई सारे इंडस्ट्रीज में हमने लागू कर दिया है, कई सारे रिटेलर्स पे हमने लागू कर दिया है, गोल्ड स्मिथ्स पे हमने लागू कर दिया है, लेकिन इट्स इन द इनिशियल फेज। अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस बाहर हैं इससे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, इसी तरीके से फिर क्या कहते हैं, रियल एस्टेट अभी भी इससे बाहर है, और स्मॉल बिजनेसेस इससे बाहर है। तो हमने इसको ओवरऑल अप्लाई करना है। एक सो वन मेजर रिफॉर्म जो करने की कोशिश हो रही है दैट इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स होंगे तो कलेक्शन ज्यादा होगी, कलेक्शन ज्यादा होगी तो हमें लोन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी।
इसके बाद फिर दूसरा, प्रोडक्शन बेस को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्रोडक्शन बेस, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को प्रमोट एंड सर्विसिंग सेक्टर को, पहले प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं, दैट्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट होने की कोशिश हो रही है। फॉर एग्जांपल, अ विजिबल इंक्रीज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। $1920 में कोई $13 बिलियन प्लस के टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स थे 1920 में। 2021 में 15 बिलियन प्लस हो गए। इस साल, ये जो माली साल चल रहा है 21-22 में, टारगेट 21 प्लस का है, लेकिन हम शायद 20 प्लस चले जाएंगे। जो लग रहा है 20 प्लस आराम से चले जाएंगे। इसी तरीके से हमने ऑटोमोबाइल पे फोकस किया है। ये सिर्फ फिस्कल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, साथ साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंप्रूव करना है। तो जब हमारा टेक्सटाइल इंप्रूव होगा या बकिया इंडस्ट्रीज इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंक्रीज नजर आ रहा है। कई सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, गाड़ियां, मुख्तलिफ कंपनीज आ गई। वॉल्क्स वैगन आ गई है, वॉल्क्स वैगन जो आउडी बनाते हैं, हब में इसका वो लग गया है, यूनिट लग गया है, हब बलूचिस्तान। उसके अलावा फिर किया का भी लग गया है, एमजी का भी लग गया, कई सारी कंपनीज हैं, हुंडई का भी लग गया है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक हमारा एक मेजर इंपोर्ट रहा है, स्पेशली मोबाइल्स। अब सिवाय एप्पल के तकरीबन सब ने यूनिट्स लगवा दिए हैं। कुछ लग गए हैं, कुछ लगने वाले हैं। हवावे ने लगा दिया है, सैमसंग ने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, सारे नहीं, यूनिट लगा दिया। कुछ यूनिट्स क्या कहते हैं इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं पाकिस्तान में। इसी तरीके से फिर Xiaomi ने लगवा रहा है। तो हम 2025-26 हमने टारगेट रखा है, माली साल 25-26। द टारगेट इज कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारा नहीं होगा। और सिर्फ ये टारगेट नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम फिलहाल असेंबलिंग कर रहे हैं। असेंबलिंग यानी मोबाइल को असेंबल कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 25-26 में टारगेट क्या है कि मेजॉरिटी को हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक करना, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया जाएगा? इंडस्ट्री को प्रमोट करके। दूसरा, आईटी सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। और आईटी सेक्टर में एक क्या कहते हैं, साइंस ऑफ डेवलपमेंट्स नजर आने लगे हैं। For example, multiple IT industrial units are being under installation in different parts of the country. Lahore, Karachi, Islamabad, Haripur, etc. ये यूनिट्स, ये क्या कहते हैं, सेटअप्स लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। And not to forget, लास्ट ईयर इंडिया ने जो आईटी से अर्न किया था, दैट वाज मोर देन द ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। सो आईटी इतना बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए देख ले, स्पेशली जर्मनी के लिए, जापान के लिए देख ले, साउथ कोरिया के लिए देख ले। साउथ कोरिया का एक जो सैमसंग कंपनी है वो हमारे बजट से तकरीबन ज्यादा हो जाती है या उसके आधा हो जाती है। यूएस के लिए यही आईटी बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, तो हम उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट फोकस है, दैट इज
इंक्रीज इन रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस में इजाफा करवाओ। 2019-2020 में 19-20 में 21.7 बिलियन इंपोर्ट्स आए थे, सॉरी रेमिटेंसेस आए थे 21.7 बिलियन, जबकि 2021 में 2020-2021 में इंपोर्ट्स हमारे आ गए, सॉरी रेमिटेंसेस दे वर 29 बिलियन, रेमिटेंसेस हमारे 29 बिलियन प्लस के हो गए। और इस साल टारगेट जो है वो मेरे ख्याल में $32 बिलियन प्लस का सेट किया गया है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो होपफुली, और अगर हमारे एक्सपेट्रिएट्स हमारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ एग्री करते हैं, डिसएग्री नहीं करते, तो होपफुली इसमें कमी नहीं आएगी, इजाफा आएगा। मजीद टूरिज्म को प्रमोट करो, राइट। सो हमने दो चीजें डिस्कस की नेशनल सिक्योरिटी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले फिस्कल मैनेजमेंट, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। याद रखो आपकी इकोनॉमी के दो बड़े मसले यही हैं। तो जब भी आप इकोनॉमी डिस्कस करेंगे तो ये करेंगे, मैंने प्रॉब्लम बताया, उसके इफेक्ट्स बताए, उसका सॉल्यूशन बताया। नेशनल सिक्योरिटी में क्यों तफसील में इतना किया, इस पे अलग क्वेश्चन आए तो तुम लोग कर सको। मैं इन्फ्लेशन पे अलग आऊंगा, वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसको मैं अलग कर रहा हूं। डायरेक्टली लिंक्ड नहीं, ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा बड़ा फोकस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इज द फिजिकल सिक्योरिटी। इसको मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा, हर सीएसएस के कैंडिडेट को यह बात पता है कि फिजिकल सिक्योरिटी के हमारे थ्रेट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या कंटिन्यूअस थ्रेट, परसिस्टेंट थ्रेट। दूसरा, अफगानिस्तान, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सरजमीन, द लैंड ऑफ अफगानिस्तान बीइंग persistently used against Pakistan for terrorist attacks, be it Balochistan or be it KP or other parts of the country. फॉर एग्जाम्पल चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे 7 सोल्जर्स शहीद हुए थे, 7 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे। हमला कहां से हुआ था? अफगानिस्तान से। तो द लैंड ऑफ अफगानिस्तान बीइंग persistently used for terrorist attacks against Pakistan. One India, second अफगानिस्तान, और वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करते हैं सरजमीन अफगानिस्तान को। थर्ड सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए क्या है? दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स, बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, स्टेट इसको यूं डिफाइन करता है, सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स। तीसरा, सब नेशनलिस्ट वायलेंट ग्रुप्स, सब नेशनलिस्ट वायलेंट ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी एटसेट्रा, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम। इंडिया अफगानिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। फोर्थ, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट CPEC दैट इज बीइंग अपोज्ड बाय इंडिया एंड US। इंडिया बार बार टेरिटोरियल वाटर राइट ऑफ पाकिस्तान को वायलेट कर रहा है थ्रू इट्स सबमरीन्स। पिछले साल कोई 14 टाइम्स उन्होंने वायलेशन की है। इसी तरीके से फिर हमारे लिए जो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है, कन्वेंशनल के अलावा नॉन कन्वेंशनल भी मैंने बता दिया आपको। नॉन कन्वेंशनल क्या है? द नॉन स्टेट एक्टर्स। कन्वेंशनल कौन है? इंडिया।
अरेबियन सी में भी कन्वेंशनल है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये भी नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है। साइबर टेररिज्म, हमारे यहां फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की टीम आई थी, उनको थ्रेट आया एक ईमेल और उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया। साइबर अटैक्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं। इसी तरीके से डिसइन्फो लैब, यूरोप में डिसइन्फो लैब ने जो अनअर्थ किए हैं, मोर देन 3000 डिफरेंट अकाउंट्स अनअर्थ किए हैं जो इंडिया से चल रहे हैं, इंडियंस चला रहे हैं यूरोप में अगेंस्ट पाकिस्तान। साइबर टेररिज्म। और फिर हम मजीद क्या देख रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें पाकिस्तान को डिफेम करना, प्रोजेक्टिंग द हार्ड इमेज ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान को अटैक करना, टारगेट करना, स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। कभी ट्विटर पे तो कभी फेसबुक पे तो कभी क्या, इसको प्लीज पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात ना लीजिएगा। मैं जर्नली जो हमारे खिलाफ होता रहा है और आपने उसी एकेडमिक अंदाज में इसको जवाब देना है। सो दो चीजें, दूसरी मैंने क्या एक्सप्लेन की, दैट इज फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंडिया, अफगानिस्तान, मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर, 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये आपके की पॉइंट्स होंगे। सॉल्यूशंस इनके लिए हमने क्या ढूंढे हैं, या पॉलिसी रिकमेंडेशन इस डॉक्यूमेंट्स ने क्या दिए हैं। नंबर 1, कंटिन्यूड फोकस ऑन द डिफेंस बिल्डअप। डिफेंस बिल्डअप, आजकल हमारा सबसे बड़ा फोकस किस पे है, नेवी पे है। वॉरशिप्स, सबमरीन्स हम ले रहे हैं, 9 वॉरशिप्स और 8 सबमरीन्स हम चाइना से ले रहे हैं, टर्की से ले रहे हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स यूके से हमने ले लिए। रशिया के साथ बातचीत हमारी चलती रही है। दूसरा फोकस हमारा एयरफोर्स पे है, J-10C, अपग्रेडिंग J-17 थंडर, ताकि जो इंडिया रफाइल लेके आया है उसको हम काउंटर कर सकें। इसी तरीके से फिर हम मिसाइल्स में वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट प्लेयर इन द रीजन। मिसाइल्स में हम इंडिया से मिसाइल के कई सारे टेक्नोलॉजीज में हम इंडिया से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान वे अहेड इन द मिसाइल टेक्नोलॉजीज एज कंपेयर टू इंडिया और अगेंस्ट इंडिया। उस पर फोकस करना। एक तो डिफेंस बिल्डअप पे फोकस है हमारा, while keeping in mind the economic limitations of the country and the policy of minimum possible deterrence. फिर दूसरा हमारा फोकस क्या है, दैट इज न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर पे हमने क्या कहा, मिनिमम पॉसिबल डिटरेंस की पॉलिसी होगी हमारी। हम ऑफेंसिव नहीं होंगे, हम डिफेंसिव होंगे, यानी फर्स्ट यूज की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज नहीं होगी। इसके अलावा फिर बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, और बॉर्डर मैनेजमेंट हो रही है। For example, more than 90% of the border with Afghanistan being sealed. 90% प्लस बॉर्डर हमने अफगानिस्तान के साथ सील कर दिया है।
70% plus of the border with Iran being sealed. तो बॉर्डर मैनेजमेंट हो रही है. उसके अलावा फिर सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हमने किए. सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, खैबर 1, 2, 3, 4, ज़रब अज़ब, रदुल फसाद, रेंजर ऑपरेशंस कराची, एंड द लिस्ट गोज ऑन. इसके अलावा फिर मजीद हमने क्या किया या कर रहे हैं, दैट इज पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन या मेनस्ट्रीमिंग ऑफ द वायलेंट ग्रुप्स, स्पेशली सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स या अदर ग्रुप्स लाइक TTP, especially those individuals who are not involved in heinous crimes. They would be preferred, they are allowed or they would be encouraged to join the mainstream, but after following the due course of law. ऐसा नहीं कि बस किसी ने माफी मांग लिया हम उसको माफ कर देंगे, नहीं, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उस पर अप्लाई होगा. डॉक्यूमेंट ये कह रहा है. तो सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन यूज नहीं होगा, बल्कि साथ साथ में हम उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी अप्लाई करेंगे. 2, तीसरा, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स आर अंडरवे. FIA को एम्पावर करना, इक्विप करना, इसी तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एम्पावर करना, इक्विप करना, टू काउंटर दीज साइबर अटैक्स एंड क्या कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, उनको काउंटर हम कर सकें. सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का दूसरा बड़ा फोकस किस पे है, दैट इज फिजिकल सिक्योरिटी, जो हमेशा से चला आ रहा है. थर्ड एंड equally important focus is on the foreign policy of Pakistan. याद रखिएगा, मैं अभी आपको सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी नहीं बता रहा, वो बता रहा हूं जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है. So one geography में that's Indian factor, दूसरा अफगानिस्तान factor, third maritime security threats in the Arabian Sea. So one is neighborhood geography, जो हमारी सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी ड्रिवन पॉलिसीज को डिफाइन करता है या इन्फ्लुएंस करता है. दूसरा दैट इज ग्रेट पावर राइवलरी. जो ग्लोबल पावर राइवलरी है, ग्लोबल रियलाइनमेंट्स हो रही है. ग्लोबल पावर राइवलरी में हम क्या देख रहे हैं, रशिया वर्सेस नेटो. आपको ये टॉपिक तफसील में अलग पढ़ाऊंगा. रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, it has far-reaching negative impacts on the foreign policy of Pakistan. The relations of Pakistan with European Union, with US, क्या कहते हैं, got tensed after Pakistan's Prime Minister's visit to Ukraine. And the ousted Prime Minister claims that his government being dethroned by foreign plotting, foreign intervention.
इसी तरीके से फिर एक और चीज, यूएस चाइना राइवलरी, यूएस चाइना राइवलरी is another major factor that has been influencing the foreign policy of Pakistan, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. China has launched its BRI project, and the project being initiated from CPEC. उसका पहला प्रोजेक्ट क्या है? BRI का CPEC है. US India outrightly opposed the project. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी है. उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया ईरान राइवलरी has a great influence on the foreign policy making of Pakistan. हमने रिसेंटली एग्जाम्पल देखे. 2015 में वॉर इन यमन, Pakistan was asked for a military support. Pakistan humbly refused to send troops to the war in Yemen that antagonized Saudi Arabia and UAE. इसी तरीके से फिर सऊदी अरेबिया ईरान परसिस्टेंट टेंशन चले आ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पे है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी में, यूरोपियन यूनियन हमारे लिए कैसे एक मेजर स्टेक होल्डर बनता है जब सिक्योरिटी का सवाल उठता है. अभी यूरोपियन यूनियन के 22 एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान को लेटर लिखा टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू रीथिंक ऑफ इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग द विजिट ऑफ द पीएम टू रशिया, या रीथिंक द पॉलिसी ऑफ रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन. यूरोपियन यूनियन के बाद यूएन हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है. इंटरनेशनल लॉ ओवरऑल, कलभूषण यादव केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है. हमने इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह प्रूव करना है, जो कि हम अपनी तरफ पे प्रूव कर गए कि ही इज अ प्रूवन टेररिस्ट, रॉ एजेंट. फिर ये जो सारे ये फैक्टर्स हैं जो सिक्योरिटी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसके लिए फिर हमने सॉल्यूशंस क्या ढूंढे हैं. हमारी फॉरेन पॉलिसी फोकस होगी क्या? नंबर 1, पार्टनर इन पीस नॉट इन वॉर. हम पार्टनर बनेंगे इन पीस नॉट इन वॉर. हम वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे. Pakistan would no more be a part of any foreign war in future, but it would always remain a partner in the negotiation process. 2015 में हमने यमन में ट्रूप्स नहीं भेजे. Pakistan refused to send troops into the war in Yemen. It was a clear message. The shift in the foreign policy of Pakistan, partner in peace, not in war. 15 में हमने नेगोशिएशन करवाई सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान में. 18 में हमने करवाई, 20 में हमने करवाई, उससे पहले हमने 97 में भी करवाई थी. लेकिन अब पॉलिसी हमारी क्लियर हो रही है. उसके बाद वॉर एंड टेरर अफगानिस्तान में हमने क्या किया? नो मोर मिलिट्री सपोर्ट. हमने अड्डे नहीं दिए. अब वो एक अलग सवाल है, अड्डे मांगे गए नहीं मांगे गए. हमारे DGISPR ने कहा कि अड्डे नहीं मांगे गए, लेकिन एटलीस्ट हमने क्लियर किया कि पाकिस्तान वुड नॉट गिव मिलिट्री बेसिस टू US. और फिर हमने क्या कर दिया? दैट इज के Pakistan would facilitate the negotiation process for peace and stability in Afghanistan. 2020 में
दोहा डील हुई, दोहा कतर डील हुई सऊदी यूएस तालिबान के दरमियान में, द की रोल वाज बीइंग प्लेड बाय पाकिस्तान। दूसरा, द ट्रायोका प्लस कॉन्फ्रेंस, ट्रियो, तीन, ट्रायोका प्लस कॉन्फ्रेंस, यूएस, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में 21 में। पाकिस्तान ने उसमें की रोल प्ले किया, स्टेज पाकिस्तान ने किया था। सो पार्टनर इन पीस रहेंगे, नॉट इन वॉर। हम नेगोशिएशंस करवाएंगे, नेगोशिएशन में रोल प्ले करेंगे, वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। वन। दूसरा बड़ा पॉलिसी जो क्लैरिटी आई है इस डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट से पहले, द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इन द ग्लोबल पावर राइवलरी, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इन द ग्लोबल पावर राइवलरी। ग्लोबल पावर राइवलरी में हम न्यूट्रल रहेंगे। फ्रॉम 1954 till 1991, Pakistan remained the part of the Cold War. Pakistan allied itself with US in the Cold War against the communist USSR. तो हमारी पॉलिसी उस वक्त न्यूट्रल नहीं थी, हम एलाई बन गए थे। सीटो सेंटो, ये दो बड़े मिलिट्री अलायंसेस हमने कर लिए थे। ये साइन था कि हम रशिया के खिलाफ, उस वक्त यूएसएसआर था नाम, और यूएस के साथ हम एलाई बन गए। लेकिन अब हमने क्या किया है, ये पॉलिसी क्लैरिटी है कि हम यूएस चाइना राइवलरी, that is called the initiation of Cold War II by many international strategic experts. इस न्यू कोल्ड वॉर 2 में पाकिस्तान किसी का एलाई नहीं बनेगा, इट वुड रिमेन न्यूट्रल। कैसे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोट कर रहा हूं, वो क्या कह रहा है? पाकिस्तान हैज नॉट गिवन मिलिट्री बेसिस टू चाइना इन गवादा, rather it has given economic basis to China in Gawada. The same economic bases are being offered to United States of America also. हम यही बेसिस अमेरिका को भी ऑफर करते हैं, इकोनॉमिक बेसिस। तो हम पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करेंगे। मजीद रशिया नेटो राइवलरी में हम फिर क्या कहते हैं? न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। दो बड़े पॉइंट्स, पार्टनर इन पीस नॉट इन वॉर। दूसरा, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। दो। तीसरा, Pakistan would play a leading role in the Afghan peace process. अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान लीडिंग रोल प्ले करेगा। नंबर 1, तालिबान यूएस नेगोशिएशन रिजल्टेड इनटू दोहा डील। रोल प्ले किया किसने? पाकिस्तान ने। 1, यूएस नेटो विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। ट्रायोका प्लस कॉन्फ्रेंस, रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। मॉस्को कॉन्फ्रेंस जो अफगान पीस प्रोसेस के बारे में होता रहा, बीजिंग कॉन्फ्रेंस, इन सब में पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है।
और उससे भी बड़ी बात, to avoid humanitarian crisis in Afghanistan, Pakistan called upon the OIC conference. The foreign ministers of OIC conference was held in Islamabad. The focus was, the first conference, the focus was to avoid humanitarian crisis in Afghanistan. Not only OIC members were invited, but P5, the permanent 5 members of UN Security Council, European Union, neighbors, etc. were invited. And the focus was to avoid क्या कहते हैं humanitarian crisis in Afghanistan. उसके लिए पैसे इकट्ठे करना, एड इकट्ठा करना. पॉलिसी पॉइंट हमारा क्या था? द वेस्ट may or may not accept Taliban, or the world may or may not give diplomatic recognition to Taliban government, but they must reinstate, reassure, or restart, or reinitiate the financial support to the poor Afghani people as they being faced with the acute food shortage, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए. सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, कतर ने, यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, चाइना ने, कई सारे ममालिक ने इसके लिए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की. राइट. उसके बाद एक और बड़ा फोकस हमारा फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज प्रोजेक्टिंग द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करना हमारा एक मेजर फोकस है. कैसे? एक, अफगानिस्तान में हम सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन कर रहे हैं. अफगानिस्तान में सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं. कैसे सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन कर रहे हैं? ओआईसी कॉन्फ्रेंस स्पीक्स ऑफ इट. इसी तरीके से फिर दूसरा, टूरिज्म को प्रमोट करना, सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्शन. और more and more protection to the minorities. For example, हमने क्या देखा कि पाकिस्तान में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, that was the killing of the श्रीलंकन, जिस वजह से हमने क्या कर दिया, मेरे ख्याल में 7 लोगों को हमने डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी है. 7 है या 5 है, ये फिगर मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं. इसी तरीके से जो सिख कम्युनिटी के लिए जो हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं, उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में हैं, उन तक उनकी रसाई, फॉर एग्जांपल करतारपुर. इसी तरीके से फिर इस पे मेरा पूरा लेक्चर टूरिज्म पे 2019-20 में मेरा पूरा लेक्चर इस पे मौजूद होगा. आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, नोआ पेज पे. इसी तरीके से फिर मजीद हम क्या कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट इमेज में, दैट इज पाकिस्तान हैज adopted the policy of eliminating terror on its soil. हमारी सरजमीन पे टेरर को रहने नहीं दिया जाएगा. Not a single group would be allowed to fight or to use Pakistani territory for attacks in the neighborhood. ये हमारी पॉलिसी है. इसी तरीके से फिर एक और बड़ा पॉइंट हमारे फॉरेन पॉलिसी फोकस क्या है? कश्मीर. प्रोजेक्टिंग द कश्मीर कॉज. कश्मीर कॉज को प्रोजेक्ट करना. इस पे भी एक लेक्चर मेरा पिछले साल का होगा, और इस साल एक टॉपिक मैं आप लोगों को अलग पढ़ाऊंगा, दैट इज हिंदुत्व इन इंडिया. एक तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टिंग द हार्ड इमेज ऑफ इंडिया. दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन कश्मीर.
the use of force by Modi government in India, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने की पॉलिसी, और फिर एवरी पॉसिबल फोरम पे कश्मीर केस को फाइट करना जो हम करते आए हैं। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन आया कि फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं और उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस देंगे, तो सिवाय इकोनॉमी के बकिया मैंने आपको करवा दिया, यानी जितना आपको चाहिए वो मैंने करवा दिया। तो इकोनॉमी का भी बेसिकली मैंने आपको करवा दिया, आप उसको सिर्फ लिंक कर देंगे विद यूरोप, विद यूएस, विद आईएमएफ, और ये मैं तब करूंगा व्हेन आई विल बी टीचिंग यू यूक्रेन, तो वो भी आपका हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में, नेशनल कोहेशन। नेशनल कोहेशन के लिए चैलेंजेस क्या हैं? आइडेंटिटी एंड कल्चर। कैसे? हमारे यहां अभी भी फेडरलिज्म स्ट्रांग नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोविंशियलिज्म इज स्टिल प्रिवेल, स्टिल स्ट्रांगर। एथनिक पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स हमारे यहां अभी भी बड़ी स्ट्रांग है। प्रोविंशियलिज्म अभी भी प्रिवेल कर रहा है। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म पॉलिसीज अभी भी चल रही हैं। डिमांड फॉर न्यू प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है आज भी। दूसरा बड़ा मसला हमारा यहां पे क्या है नेशनल कोहेशन में? सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। There are areas in Pakistan which have remained seriously underdeveloped as compared to other parts of the country. To start with Balochistan, to start with the merged districts of KP, Gilgit-Baltistan, Azad Jammu and Kashmir. तो इन पे उतना फोकस एक सोशो इकोनॉमिकली नहीं हुआ है एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंसेस। अदर प्रोविंसेस में मैंने केपी कर दिया, पंजाब, केपी एंड सिंध। फिर विद इन प्रोविंसेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइवन डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल सदर्न पंजाब एज कंपेयर टू अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब इज more underdeveloped. Socio-economic opportunities in southern Punjab are comparatively far less. The same goes for Sindh. Urban centers in Sindh socio-economically in a better position than the rural areas or interior Sindh. The same goes for KP. Southern KP as compared to central or northern KP ज्यादा underdeveloped है। So uneven socio-economic development। एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है? गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी बहुत कम रही है या वीक रही है। गवर्नेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल क्या है? नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटेड हिज 5 years tenure in the history of Pakistan. Parliament that should have been the supreme body, पार्लियामेंट जिसको सुप्रीम बॉडी होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली it does not have that luxury. The better word or safe word would be. इसी तरीके से फिर जुडिशरी हमारी फ्लक्चुएटिंग रही है। एट टाइम्स वो रिस्ट्रेंट करती है, एट टाइम्स वो एक्टिविज्म का शिकार हो जाती है।
एट टाइम्स एक्टिविज्म, एट टाइम्स रिस्ट्रेंट। और ऊपर से फिर जुडिशरी के फैसले पे जो पावर सेंटर्स हैं, यानी जो सोसाइटीज में पावर सेंटर्स हैं, जो फैसला उनको कबूल हो या उनको सूट करता हो तो कहते हैं इंसाफ का भूलबाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस का डे बिफोर यस्टरडे बयान है। और जो फैसला उनको एक्सेप्टेबल ना हो तो वह कहता है नाइंसाफी हुई है। और ये आज से नहीं हो रहा है, चला आ रहा है। 2016-17 में हमने देखा और अब हम फिर देख रहे हैं। और फिर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस has been an unending discourse in Pakistan। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप हमारे यहां नहीं हुआ है। इन मसलों को ठीक करने के लिए क्या करना है? नंबर 1, स्ट्रेंथन द फेडरेशन। फेडरेशन को स्ट्रांग करो। पाकिस्तान इज नॉट अ यूनिटरी स्टेट, इट्स अ फेडरेशन। सेंटर में अलग हुकूमत, यूनिट्स में अलग हुकूमत, इज अ फेडरेशन। तो पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन को स्ट्रांग करने के लिए इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन यूनिट्स। या तो यूनिट एक यूनिटरी स्टेट हो तो उसमें स्ट्रांग सेंटर रहे। हम यूनिटरी स्टेट तो है नहीं, फेडरेशन है, तो उसके लिए यूनिट्स को स्ट्रांग करना जरूरी है। लेकिन आज भी हमारा जो 18th अमेंडमेंट का डिस्कोर्स है वो अभी भी उसी तरह चला जा रहा है। जो फेडरेशन को स्ट्रांग करने के लिए है, सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स हमने शिफ्ट नहीं करने, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, बट ऑल्सो फाइनेंशियल पावर्स भी शिफ्ट करना है टू यूनिट्स। बट शिफ्टिंग दीज administrative and financial powers to units as the government did through 18th amendment, आगे इसको लेके चलना है कहां पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने डिवॉल्व करना है ये पावर्स। यानी हमने यूनिट्स को तो पावर दे दिए, डिस्ट्रिक्ट्स को हमने पावर्स उस तरह नहीं दिए, हमने उधर जाना है अगर स्टेट को स्ट्रांग करना है तो। और फिर फेडरेटिंग पार्टीज कल्चर को इवॉल्व करना है। बदकिस्मती से हमारे यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं उनमें फेडरेटिंग कल्चर या फेडरेटिंग फीचर बड़ा वीक रहा है। तो हमने फेडरेटिंग कल्चर को स्ट्रांग करना है, वेदर वो मेन स्ट्रीम 3 पार्टीज हैं, वेदर दैट इज पीपीपी और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, उसमें फेडरेटिंग फीचर को हमने स्ट्रांग करना है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले पार्लियामेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। पार्लियामेंट हैज टू असर्ट इटसेल्फ, बट पार्लियामेंट टू असर्ट इटसेल्फ, parliamentarians would have to become the role models। हमारे यहां जो पार्लियामेंटेरियंस जो अनडेमोक्रेटिक मूव्स करते रहे हैं वो उनको छोड़ना होंगे। फ्लोर क्रॉसिंग छोड़ना होगा, गवर्नमेंट को टॉपल डाउन ना किया जाए। हॉर्स ट्रेडिंग हमारा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, उसको रोकना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट को डिलीवर करना होगा। द पार्टी इन पावर मस्ट डिलीवर। वो डिलीवर करेगी तो जाके रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और साथ में पार्लियामेंट उसको अकाउंटेबल बनाए। गवर्नमेंट मस्ट बी मेड अकाउंटेबल बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय जुडिशरी और अदर इंस्टीट्यूशंस। इसी तरीके से फिर हमने जुडिशरी को स्ट्रांग करना होगा। फेडरेशन में द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स कौन है? जुडिशरी है। तो जुडिशरी को हमें स्ट्रांग करना
ऐसे जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए फ्रॉम मलकन डिवीजन, फ्रॉम मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रॉम बलूचिस्तान, जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए। दो बड़ी वजूहात, नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर। थर्ड, जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए, दैट इज फॉर बेटर सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बक्या लाइफ स्टैंडर्ड्स के लिए लोगों ने माइग्रेट किया जिनके पास पैसे थे। देखिएगा इस्लामाबाद में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पश्तून कम्युनिटी है, वो जो अफोर्ड कर सकते थे पेशावर की तरफ माइग्रेट कर गए। मर्ज डिस्ट्रिक्ट से वो लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो पेशावर और अदर सिटीज ऑफ केपी की तरफ माइग्रेट कर गए। बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए टुवर्ड्स सिंध एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। पश्तून बहुत सारे पंजाब की तरफ माइग्रेट कर गए। इसी तरीके से पंजाब के डिफरेंट एरिया से, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर गए टुवर्ड्स अर्बन सेंटर्स। उससे फिर प्रॉब्लम क्या हुआ है? अनइवन अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज हुआ है। सिटीज जो एक्सपैंड कर रही हैं अनइवन है, अनप्लान्ड है और हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद रिसोर्सेज इन द सिटीज, जो अर्बन सेंटर्स में रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है। हेल्थ फैसिलिटीज पे, रिसोर्सेज पे, एजुकेशनल फैसिलिटीज पे, वाटर पे, फूड पे वगैरह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, पुलिसिंग पे वगैरह वगैरह पे। इसके बाद फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है इसी ह्यूमन सिक्योरिटी में? क्लाइमेट एंड वाटर सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज से हमारे यहां क्या हुआ है? हर सीएसएस के कैंडिडेट को इसके की पॉइंट्स का पता है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। 1, फ्लड्स, क्लाइमेट डिग्रेडेशन हुई है, क्लाइमेट सेवेरिटी आई है, सेवेरिटी, फ्लड्स आना, अर्थक्वेक्स आना, ड्रॉट्स आना, एक्सटेंसिव रेनफॉल्स होना, खुश्क साली की वजह से भी लोगों को मसला, ज्यादा बारिशों से भी लोगों को मसला। फिर जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहां जो वेदर है एक्सट्रीम होता जा रहा है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता जा रहा है। अब अप्रैल में इस बार आपने गर्मी देख ली कि कितनी ज्यादा हो गई, बारिश नहीं हुई। इसी तरीके से फिर मजीद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर स्पीड अप हो जाता है, climate degradation, there's so many more aspects of climate security. उसके बाद वाटर स्ट्रेस। याद रखिएगा मेरा पूरा एक लेक्चर है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान पे, नोवा के पेज पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब पेज पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। हमारे पास टोटल वाटर कितना अवेलेबल है? 32 डेज के लिए। वर्ल्ड बैंक एज अ सोर्स कोट कर रहा हूँ। 32 दिन के बाद हमारे पास पानी नहीं है, और वो भी मंगला और तरबेला में पानी है। उसके बाद अर्बन सेंटर्स में इंक्रीजिंग शॉर्टफॉल ऑफ वाटर है, और सबसे बड़ा शॉर्टफॉल कहां पे है? कराची में है। और फिर इस तरीके से हर अर्बन सेंटर में है। इवन द कैपिटल सिटी इज फेस्ड विद इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस। फिर हमारा एक और फैक्टर है फूड सिक्योरिटी। जिस शिद्दत से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोडक्शन क्या है? वीट है। लास्ट ईयर जो हमने गंदम की फसल उठाई वो बम्पर क्रॉप थी, कोई 26 मिलियन टन हमने गंदम प्रोड्यूस की। ये फिगर जरा कंफर्म कीजिएगा प्लीज, मेरे ख्याल में इतना ही कुछ है, 26 मिलियन टन। लेकिन
उसके बावजूद भी मोर देन 25% ऑफ द व्हीट इज बीइंग इंपोर्टेड। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है, सो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, फ्रूट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वेजिटेबल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हम वो फूड स्कार्सिटी की तरफ जा रहे हैं। एक तो क्लाइमेट डिग्रेडेशंस की वजह से, जिसमें फ्लड्स, वाटर स्कार्सिटी है, और दूसरा पॉपुलेशन इंक्रीज। इसी तरीके से फिर हमारे पास हेल्थ सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। मोर देन 70% ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इन पाकिस्तान आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो हेल्थ फैसिलिटीज दे ही नहीं पा रहा। वो डॉक्टर से लेके क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से लेके, वो रेडियोलॉजी हो, वो लैब्स हों, वो डॉक्टर्स हों, वो सारी, वो हम क्या देख रहे हैं, मशरूम ग्रोथ हुआ है ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से एजुकेशन की बात है, एजुकेशन सिक्योरिटी। हमारे यहां 3 किस्म के एजुकेशन रहे हैं, वो आप लोगों ने इसमें बड़ा पढ़ा होगा, उस पर रिलीजियस एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन। और बेनिफिशियरी कौन है? एलीट स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम बेनिफिशियरी है, जॉब्स वगैरह वो ले जाते हैं। रूरल एरियाज में हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है एजुकेशन में। अर्बन सेंटर्स में कंपैरेटिवली बेहतर है। और फिर जितने स्टूडेंट्स को हम फारिग करते हैं या ग्रेजुएट करते हैं, उसके लिए एजुकेशन क्या कहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। हमारा एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड नहीं है, जॉब सेंट्रिक नहीं है, और मार्केट में उस तरह जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से पर जेंडर इनसिक्योरिटी हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है। आई एम श्योर हर किसी ने उस पर पढ़ा है। तो इन सब के लिए हमने स्टेप्स क्या उठाने हैं? नंबर 1, फूड सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना होगा? मोर एंड मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चरल कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें अपना एग्रीकल्चर सेक्टर रिवाइव करना होगा। दूसरा, वाटर लाइफ को बढ़ाने के लिए मोर एंड मोर डैम्स बनाने होंगे। 10 डैम्स बन रहे हैं, सिर्फ डैम्स नहीं, कैनाल बनाने होंगे। इसी तरीके से फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए पहला स्टेप हमने उठाया, दैट इज सिंगल नेशनल करिकुलम। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है बट वेल प्लान्ड नहीं है। और सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम से मसला हल नहीं होगा। हमें रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन पे फोकस करना होगा। अपनी कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एजुकेशन में इंडक्शन करनी पड़ेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमें ओवरकम करना होगा। विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें ऑफर करने होंगे। अभी भी हमारी सोसाइटी स्ट्रांगली पैट्रियार्कल है इन नेचर। अर्बन सेंटर्स में देर आर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फीमेल, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, जो क्या कहते हैं, जॉब्स में भी। लेकिन रूरल एरियाज में हमारी खवातीन आज भी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए वो नहीं है। तो उस पर फोकस करना होगा, पॉलिसी से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट मैं भूल गया था।
जब मैं फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा था तो वहां पे जियोग्राफी के लिहाज से पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है वो मैं भूल गया था, और इस पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग वो भी कर लें। फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसी रिकमेंडेशन जो मैं दे रहा था वो एक की पॉइंट होगा। ये आप इकोनॉमी में भी डाल सकते हैं, ये आप फॉरेन पॉलिसी में भी डाल सकते हैं, बेहतर है दोनों में, आप जहां पे आपको सूट करता है डाल। जियो सिक्योरिटी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फ्रॉम 1950s टिल 19 द एंड ऑफ वॉर ऑन टेरर, हमारी जियोपॉलिटिक्स बीइंग ड्रिवन बाय सिक्योरिटी, हमारा जो जियोपॉलिटिक्स था उसको ड्राइव किया किसने? सिक्योरिटी ने। कैसे सिक्योरिटी ने ड्राइव किया? वॉर ऑन टेरर 20 साल लड़ी गई, उससे पहले कोल्ड वॉर जिसका एक्टिव पार्ट क्या था? अफगान जिहाद। उससे पहले पाकिस्तान ने बेसिस प्रोवाइड किए टू यूएस अगेंस्ट द कम्युनिस्ट यूएसएसआर। सो द जियोपॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बीइंग ड्रिवन बाय सिक्योरिटी इन द पास्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? डिफेंस वुड बी इक्वली फोकस्ड, हम डिफेंस पे फोकस करेंगे, यानी डिफेंस बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, वो कन्वेंशनल हो वो नॉन कन्वेंशनल हो, लेकिन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान वुड नो मोर बी ड्रिवन बाय सिक्योरिटी, रादर इट वुड बी ड्रिवन बाय इकोनॉमी। कैसे? CPEC would transform Pakistan into a transit corridor. CPEC पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेगा into a transit corridor. The world's second largest and going to be the largest economy. So from geosecurity to geoeconomics, कैसे पाकिस्तान is transforming into a transit corridor. The world's second largest and going to be the largest or biggest economy, that is China, would become dependent on Pakistan for transit trade. The minimum $500 billion plus का ट्रेड करेगा चाइना थ्रू पाकिस्तान in the upcoming 15 years. $500 अरब का ट्रेड द मिनिमम करेगा। उसके बाद सेंट्रल एशिया हमारे थ्रू ट्रेड करेगा, साउथ एशिया हमारे थ्रू ट्रेड करेगा, मिडिल ईस्ट हमारे थ्रू ट्रेड करेगा, रशिया, अजरबैजान, टर्की एंड बियॉन्ड हमारे थ्रू ट्रेड करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रांजिट कॉरिडोर की तरफ जाने लगे हैं। सो फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स। बेटा ये टॉपिक मेरी तरफ से ओवर हुआ। देखिए मैंने नेशनल कोहेशन को बड़ा क्लियरली एलेबोरेट किया। आई डोंट नो आपको ये क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है तो आप दोबारा इसको सुन पाएंगे। आई एम श्योर आपको आंसर मिल जाएगा कि नेशनल कोहेशन में मैंने क्या बात कही। नेशनल कोहेशन में एक बड़ा फैक्टर जो मैं कीवर्ड बना रहा हूं, फेडरेशन। फेडरेशन को थ्रेट्स क्या है मैंने बता दिए। कल्चरल डाइवर्सिटी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे यहां वो डिवाइड है लिंग्विस्टिक एथनिक फैक्टर के बुनियाद पे। पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी डिवाइड जो हम देख रहे हैं, तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नेशनल क्वेश्चन को हम इसको कैसे लिंक करें। फिर इसी तरीके से फिर जो सेंटर यूनिट्स के दरमियान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सवाल उठाया। सूबों के दरमियान में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है। स्मॉलर प्रोविंसेस हैविंग कंसर्न्स अगेंस्ट द बिगर प्रोविंस पंजाब। तो ये और कई सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो नेशनल कोहेशन को चैलेंज करते आए हैं, और यही अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हमने उस पर स्कोर करना है प्रॉपर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल फेडरेटिंग पार्टीज हमारे यहां हों,
सेंटर को हमने वीक करना है, यूनिट्स को हमने स्ट्रांग करना है, लेकिन यूनिट को स्ट्रांग करते हुए साथ में हमने ये भी देखना है कि ग्रास रूट लेवल तक पावर शिफ्ट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। मैंने ये भी बात कही। तो कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो हमारी है, जो वैरायटी है, उसको हम डाइवर्सिटी के तौर पे प्रोजेक्ट करें, ना कि डिवीजन के तौर पे। पॉलिसी में वीकनेस सबसे पहला हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलिसी है इसकी फिलहाल इंप्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आ रही। अभी भी हमने 2014 में 2013-14 में हमने एक कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंट देने की कोशिश की ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन उस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को नेशनल एक्शन प्लान ने उड़ा दिया, यानी हमने नेशनल एक्शन प्लान से उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा। उसी तरीके से फिर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ हमारी प्रोविंशियल बजट्स में, फेडरल बजट में एलोकेशन वो नजर नहीं आ रही। यानी पेपर पे तो हम एक पॉलिसी लेके आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्जन जब इसका आता है तो उस पर हमें उतना कुछ नजर नहीं आ रहा। नेशनल कोहेशन की तरफ भी कहीं हमें बड़े स्टेप्स उठते हुए नजर नहीं आ रहे। एंड सच मोर वीकनेसेस जो हमें नजर आ रहे हैं। साइबर वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर में फर्क क्या है? साइबर वॉर इज थ्रू इंटरनेट। सिंपल, इंटरनेट के जरिए आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उनको हैक करना, साइबर वॉर। लेट्स से आपके जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है, मिसाइल्स वगैरह, उन तक एक्सेस की कोशिश करना, साइबर। फिर प्रोपेगेंडा हो, वो भी साइबर में आ जाता है। तो साइबर एक ब्रॉडर है। इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो बेसिकली फोकस्ड है, जिसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। वो इंफॉर्मेशन फोकस्ड है, डिफेमेशन करना ऑफ द कंट्री, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। हाउ विल रिजीम चेंज अफेक्ट द पॉलिसी? देखिए, रिजीम चेंज, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसीज होती है, हर पार्टी का अपना पॉलिसी प्लान होता है। यूएस में देखें, ट्रंप इन पावर था, क्लाइमेट पॉलिसीज आउटराइटली उन्होंने चेंज कर दी। बाइडेन पावर में आया, उसने ओबामा की पॉलिसीज को काफी हद तक रिवाइव कर दिया। तो ये तो पार्टी टू पार्टी वेरी करती है सारी दुनिया में, हमारे यहां भी ऐसा है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, क्या वो ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है कि नहीं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि जितनी भी अच्छी पॉलिसीज हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डैम्स बनाना, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुन रहा था कि पिछली हुकूमत ने इंडस्ट्रीज को जो बेल आउट पैकेज दिया था वो अननेसेसरी था। हमने इंडस्ट्रीज में एक विजिबल ग्रोथ नोट किया पिछले 3 सालों में। क्या वो ग्रोथ रिवर्स तो नहीं हो जाएगा या रुक तो नहीं जाएगा अगर ये पॉलिसीज, ये हुकूमत ये पॉलिसीज रिवर्स करती है? तो ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पॉलिसी टू पॉलिसी पे। कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। नंबर 1, फ्रॉम जियो सिक्योरिटी टू जियो इकोनॉमिक्स, एक। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस लिंकिंग विद द नेशनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है।
एक ओवरऑल क्वेश्चन भी आ सकता है ऑफ ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस पे इवन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेजिंग कैसे करते हैं वी डोंट नो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसको पाक अफेयर में, करंट अफेयर में और ऐसे में कहीं पे भी ये एक्सपेक्ट करें। इन्फ्लेशन